हेलो एवरीवन टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आज के वीडियो में वी विल कवर द चैप्टर अकाउंट्स ऑफ द कंपनी विच इज चैप्टर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट। Now this chapter covers section number 128 onwards till section number 138. So ये सारे के सारे sections आपके revise हो जाएंगे through these MCQs. Now if you haven't studied this chapter before then I have already shot a revision lecture. Accounts of the company के पूरे concepts जो हैं already एक video में मैंने cover कर रखे हैं. I am going to put that video here in the I button and also in the description box below. So first of all वो video देख लेना and then after that come to these MCQs. These MCQs will help you in revising all of these concepts. Make sure that you watch this video till the end, solve all of these MCQs and let me know how many of these MCQs you were able to solve by yourself. कितने क्वेश्चन समझ में आए कितने नहीं आए मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर. And make sure you subscribe to this channel and also share this video with your friends. If you're new to my channel, I am Yogita Harani. I am a CA and a CS, and in CS I have multiple All India ranks. So let's start off with the revision. Let's start off with these multiple choice questions. Okay, so let's start off these questions. So we have question 1. The CSR committee for a listed company shall consist of dash directors in which one should be dash. So here specifically we are talking about section number 135. Section 135 talks about CSR committee. So यहाँ स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी के बारे में. तो लिस्टेड कंपनी अगर सीएसआर कमेटी बनानी होती है तो उसके अंदर कितने डायरेक्टर्स वगैरह की जरूरत होती है. सो सेक्शन 135 सेज दैट वी नीड 3 डायरेक्टर्स मिनिमम और उसके अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं. राइट. सो अकॉर्डिंगली देखते हैं वो जो ऑप्शन रहेगा we'll put that as a correct answer. So 3 and 1. So here your correct answer is going to be A. Let's go to the second question. Financial statement shall be signed by dash. So किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको किसको साइन करना होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ दैट. सो उसे साइन करने वाला सेक्शन. So section 134 talks about signing of the financial statement. Section 134 specifically says कि या तो चेयरपर्सन साइन करेगा या 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें से एक एमडी होना चाहिए. उसके अलावा अगर कंपनी में सीएस है, सीईओ है, सीएफओ है तो वो भी साइन करेंगे. राइट. सो लेट्स सी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. ए सेज सीएफओ, बी सेज 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 हैज टू बी एन एमडी और चेयरपर्सन, थर्ड इज कंपनी सेक्रेटरी, डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा डी विच इज ऑल ऑफ द अबव. दिस इज एज पर सेक्शन 134. चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं. The copy of the financial statement is to be filed with the registrar of the company's dash. ये बेसिकली पूछ रहा है कि कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसको कितने दिनों के अंदर उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना है. ठीक है. सो सेक्शन 137 में बहुत ही क्लियरली लिखा है कि एजीएम में अप्रूव हो जाने के 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास फाइल हो जानी चाहिए और अगर एजीएम नहीं होती तो लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग द एजीएम उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें आरओसी के पास फाइल करना रहेगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑलराइट. सो हियर आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विच इज विद इन 30 days ऑफ द एजीएम और द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग द एजीएम. ओके. चलिए आगे चलते हैं. 4th क्वेश्चन. द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अवेलेबल टू द मेंबर्स प्रायर डैश बिफोर द एजीएम. ओके. सो यहाँ सेक्शन 136 की बात कर रहे हैं. सवाल ये है कि एजीएम होने से कितने दिन पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो मेंबर्स को कब तक पहुंचानी है. ठीक है. सो एजीएम से पहले नोटिस जाता है सारे के सारे मेंबर्स को. उस नोटिस के साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है. उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके जो मेंबर्स हैं वो एजीएम में आके वोट करते हैं. दे अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो कितने दिन पहले हमें सेंड करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. सो सेक्शन 136 सेज कि 21 दिन पहले सेंड करना होता है. ओके. सो योर आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी. Okay, 21 days. Let's see 5th question. The 5th question is who can be appointed as the internal auditor? Section 138. Internal auditor कौन होगा? So section 138 का provision याद हो तो कोई specific qualification नहीं prescribed है. Internal auditor can be a CA, it can be a cost accountant, it can be any other professional also. Basically board of directors को select करना है जो suitable बंदा है उसको. Okay, so here your answer is going to be chartered accountant, cost accountant, any other professional. D all of the above.
So D is going to be the correct answer here. Okay. Next, sixth question. Amount of money required to be spent in CSR initiative is. CSR का हमारा सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 135. So सेक्शन 135 में CSR का कितना अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, कितना अमाउंट कंपनीज को स्पेंड करना होता है CSR इनिशिएटिव के अंदर. So we have 2% of the average net profit of the preceding 3 financial years. उतना अमाउंट स्पेंड करना होता है. Accordingly हमारा आंसर क्या होगा? Our answer is going to be C, which is 2% of the average net profit. Okay? चलिए 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. The authority to prescribe accounting standard lies with dash. So ये बेसिकली बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन प्रिस्क्राइब करता है. ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट किससे रिकमेंडेशंस लेती है? वो नाफरा से रिकमेंडेशंस लेती है, ICAI से रिकमेंडेशंस लेती है. राइट. सो हियर हमारा करेक्ट आंसर सेक्शन 133 के हिसाब से हो जाएगा C, विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द ICAI. सो अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, सो व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ा सा पॉज कर देना. जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ आप पॉज कर देना, आप अपने हिसाब से एक आंसर को सिलेक्ट कर लेना अपने माइंड में, एंड देन पॉज को रिलीज कर देना, एंड देन सी हाउ द एक्सप्लेनेशन गोज एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज हाउ यू कैन गो विद द वीडियो. यू कैन डू ऑल ऑफ दीज MCQs योरसेल्फ. ओके, आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन के पास. एज पर Section 128, every company shall maintain dash as per double entry system. So Section 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हर कंपनी को Section 128 के हिसाब से डबल एंट्री सिस्टम पे क्या बनाना है. ऑफ कोर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं. राइट. सो हमारे ऑप्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव. सो योर करेक्ट आंसर, यहाँ आपका करेक्ट आंसर A हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. As per Section 128, subsection 3 of the Companies Act, dash can inspect the books of accounts. So 9th question पूछ रहा है कि भाई books of accounts जो होते हैं कंपनी के, उसे कौन इंस्पेक्ट कर सकता है. So अगर आपको Section 128 की प्रोविजन याद हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ डायरेक्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो मेंबर्स नहीं इंस्पेक्ट कर सकते, डिबेंचर होल्डर्स नहीं इंस्पेक्ट कर सकते, क्रेडिटर्स नहीं इंस्पेक्ट कर सकते. So यहाँ द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी B. ओके, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं. Voluntary revision of financial statement or board report can be done dash times in the financial year. ये सेक्शन 131 की बात कर रहा है. ये कह रहा है कि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो पूरे साल में अगर कभी उन्हें कुछ चेंजेस करने हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, हम यहाँ अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी बार कर सकते हैं. सो सी हियर सेक्शन 131 से इसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में वॉलंटरी रिविजन सिर्फ एक ही बार हो सकता है. सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी A. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज क्रिएटेड बाय हु. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को किसने बनाया? सेक्शन 132 क्या कहता है? इट इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो हियर हमारा आंसर हो जाएगा A. चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं हम. सो बोर्ड रिपोर्ट डज नॉट कंटेन. बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या नहीं होता है? अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और क्या नहीं होती हैं. चलिए हम ऑप्शंस रीड करते हैं. A इज नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. B कमेंट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन ओपिनियन ऑफ ऑडिटर एंड CS. C is CSR policy details. D is duties and responsibilities of the auditor. देखिए, A होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग्स हुई हैं उनकी डिटेल्स होती हैं बोर्ड रिपोर्ट के अंदर. देन ऑडिटर की रिपोर्ट जो होती है या CS की सेक्रेटेरिएट ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई कमेंट्स लिखने होते हैं वो भी कमेंट्स होते हैं बोर्ड रिपोर्ट के अंदर. CSR पॉलिसी की डिटेल्स भी होती हैं हमारी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर. लेकिन ये जो D ऑप्शन है यानी कि ऑडिटर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखी जाती. सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी D. ठीक है, नेक्स्ट 13th इज बोर्ड रिपोर्ट इज साइंड बाय. बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करता है? सेक्शन 134. ओके, सो यहाँ ऑप्शंस हैं चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी द MD. C इज A और B एंड D इज की मैनेजरियल पर्सन. सो हमारा करेक्ट आंसर देखिए क्या है, दैट इज योर C, विच इज chairperson of the company or 2 directors out of which 1 has to be an MD. So ये हमारा clearly section 134 में लिखा हुआ है. So your answer is C. Okay. Now let's read the 14th question.
CSR is covered under which section? CSR का सेक्शन क्या है? So CSR का सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर 135 है, which is B. So your correct answer is B. 15th question. For a one-person company, copy of the financial statement is to be filed with the registrar of companies dash. Okay. ये सेक्शन 137 की बात कर रहा है. सेक्शन 137 में बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको आरओसी के पास कब तक फाइल करना होता है वो डिटेल्स लिखी हैं. सो जनरली उसके अंदर लिखा है 30 days आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको आरओसी के पास सबमिट करना होता है. बट 1% कंपनी के लिए इट्स डिफरेंट. 1% कंपनी के लिए लिखा है इट हैज टू बी सबमिटेड विद इन 180 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. उस टाइम तक किसी भी हालत में कंपनी 1% कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराकर आरओसी को देना होता है. राइट. सो अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी हियर. ओके, विच इज विद इन 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, ये हमारे 15 MCQs हो गए आसान वाले. अब हम देखेंगे थोड़े से डिफिकल्ट MCQs, केस स्टडी बेस्ड MCQs. ऑलराइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी. XYZ Limited has a turnover in the preceding financial year of rupees 100 crores, out of which net profit is 3 crores. Is this company required to constitute a CSR committee? ओके, सो ये यहाँ बात कर रहा है सेक्शन नंबर 135 की. सेक्शन 135 CSR के बारे में बात करता है. 135 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन दैट केस द कंपनी हैज टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमिटी. ऑलराइट. सो यहाँ देखो ये पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ये दो डिटेल्स दी हुई है. एक तो बोला गया है कि भाई 100 करोड़ इसका टर्नओवर है और इसका नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से. तो यानी कि देखा जाए तो दोनों की दोनों दो टर्नओवर की लिमिट भी पूरी नहीं हो रही, नेट प्रॉफिट की भी लिमिट पूरी नहीं हो रही, और यहाँ नेट वर्थ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शंस क्या है. ऑप्शंस ए इज यस, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ CSR कमिटी. Option B is no, it is not required. C says yes if the net worth of the company is 500 crores or more, and D is can't say. सो टेक्निकली देखा जाए तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी हियर, क्योंकि सी के अंदर इसने एक पॉसिबिलिटी भी कवर कर दी. यहाँ नेट वर्थ की डिटेल नहीं दी हुई है, तो अगर नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा होता है इस कंपनी का, इस XYZ लिमिटेड का, तो उसको CSR कमिटी बनाने की जरूरत पड़ेगी. हेंस योर आंसर इज सी. So, books of accounts with respect to financial year 2005-2006 for any company shall be preserved till the financial year. Okay. ये बेसिकली कह रहा है किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2005-6 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक कंपनी को प्रिजर्व करने हैं. यहाँ हम सेक्शन 128 की बात कर रहे हैं. सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है. ये बोलता है कि 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है. ठीक है. सो अगर 2005-6 के अकाउंट्स हैं तो उनको नेक्स्ट 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करना रहेगा. सो अगर आप नेक्स्ट 8 ईयर्स काउंट करें तो इट इज गोइंग टू गो टिल 2014. राइट. सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 2013-14. इस साल तक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना है. ओके, let's go to the next question. Third question. XYZ Private Limited has paid up share capital of 6 crores and turnover of 60 crores. Is it required to file its financial statements in the XBRL format? Okay. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है. ये बेसिकली बोल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को XBRL फॉर्मेट में अपने रिकॉर्ड्स को यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना है या नहीं. सो रेलिवेंट, इससे रेलिवेंट हमारे कुछ XBRL रूल्स हैं. उन रूल्स में कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं. उन रूल्स के हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर XBRL फॉर्म और नॉट. सो देखिए रूल्स क्या कहते हैं. The following class of companies shall file financial statements and other documents in XBRL format as per section 137. कौन-कौन सी companies? Either the companies that are listed, or the companies having paid up share capital of 5 crore rupees or more, or the companies having turnover of 100 crore rupees or more, or all the other companies that have to prepare their financial statements in accordance with the company's Indian accounting standard rules. This, alright. So अब हमें ये basically दो लिमिट समझ में आई हैं. एक So here 500 crores is the paid up capital का लिमिट and turnover का लिमिट is 100 crore rupees or more. अगर इनमें से एक भी पॉइंट कवर हो जाता है in that case इस प्राइवेट कंपनी को XBRL फॉर्मेट में फाइल करना पड़ेगा. Now in this question देखो पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है.
सो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन हमारी रूल्स की पूरी हो गई, इसलिए ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड को XBRL फॉर्मेट में फाइलिंग करनी पड़ेगी. ओके, सो हियर योर आंसर इज यस, विच इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. PQR Limited wants to appoint Mr. Raman as the company's internal auditor. Mr. Raman is an MBA in finance with 5 years of experience in the field of auditing. Can the company appoint him as the internal auditor? Internal auditor appoint कर सकते हैं कि नहीं इन पर्सन मिस्टर रमन को? सो ये सेक्शन नंबर 138 की बात कर रहा है. सेक्शन 138 में इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस के नाम पर सिर्फ इतना लिखा है कि दे शुड बी सूटेबली क्वालिफाइड एज पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं है जो प्रिस्क्राइब्ड हो. ओके, सो यहां पर कैन रमन बी अपॉइंटेड? सो योर आंसर हियर इज यस, ही कैन बी अपॉइंटेड. ओके, देखिए सेकंड, इसके आगे के ऑप्शंस आर नो और येस इफ द स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड इन द जनरल मीटिंग, येस इफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड इन द जनरल मीटिंग. देखिए इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा सेक्शन नंबर 138 के अंदर. सो योर करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी येस, विच इज ए. Question 5. PQR Limited had average net profit over the last 3 years as 5 crores. This company is covered under the provisions of CSR requirement as per section 135. Therefore, it has to contribute the prescribed percentage towards the social activities. The company spends 15 lakh rupees in the current financial year. The amount is dash the amount is dash the prescribed percentage. Company dash to the next financial year. सो यहाँ इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला है कि ये जो PQR लिमिटेड है इसको CSR करना जरूरी है एज पर सेक्शन 135. इसका एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 3 years इज 5 करोड़ रुपीज. सो 5 करोड़ रुपीज नेट प्रॉफिट है. कितना परसेंटेज इसको स्पेंड करना है इन CSR एक्टिविटीज? इसको स्पेंड करना है 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स. इसका 2% कितना होता है? इट इज गोइंग टू कम एज 10 लाख रुपीज. सो मिनिमम 10 लाख रुपीज और मोर दिस कंपनी हैज टू स्पेंड इन CSR एक्टिविटीज. अब देखिए इसने कितना स्पेंड किया? इसने स्पेंड किया 15 लाख रुपीज, यानी कि 15 लाख मतलब इसको जितना रिक्वायर्ड था स्पेंड करना उससे ज्यादा इसने स्पेंड किया. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस हियर. It says above and can carry forward excess amount. Above cannot carry forward excess amount. Below cannot carry forward excess amount. Below and can carry excess amount. ओके, सो यहाँ ये बेसिकली बोल रहा है कि ये जो अमाउंट स्पेंड किया है वो पहली बात तो ज्यादा है या कम है रिक्वायरमेंट से. सो ऑब्वियसली इट इज अबव. 10 लाख रिक्वायरमेंट है और इन्होंने स्पेंड किया है 15 लाख. सो डेफिनेटली द फर्स्ट ब्लैंक विल बी फिल्ड बाय अबव. पहले ब्लैंक पे हमें अबव लिखना है. सो डेफिनेटली इट हैज टू बी ईदर दिस और दिस. इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा. सेकेंड पॉइंट बात कर रहा है कि कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. CSR अगर एक्स्ट्रा स्पेंड किया है तो क्या वो हम एक्स्ट्रा अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए? सो फॉर दैट द आंसर इज नो. अगर कभी कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा स्पेंड कर देती है CSR अमाउंट, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती. एवरी ईयर द 2% अमाउंट हैज टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली. तो यहाँ कंपनी ने 10 लाख की जगह 15 लाख भी स्पेंड कर दिया तो 5 लाख एक्स्ट्रा जो स्पेंड किया है उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती एज पर सेक्शन 135. सो हियर योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, which is it cannot carry forward excess amount spent. All right. Sixth question. XYZ Limited has an MD, whole-time director, CEO and CS appointed in the company along with other directors who all have to sign the financial statement of the company. ये अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको साइन करना है ये बात पूछ रहा है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइनिंग से रिलेटेड हमारा सेक्शन नंबर 134 है. सेक्शन 134 बेसिकली बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू बी साइंड ईदर बाय द चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स जिसमें से एक MD होना चाहिए. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंपनी में CS है तो CS को साइन करना है, CEO है तो CEO को साइन करना है और CFO है तो उसको भी साइन करना है. राइट, सो इन दैट केस जरा देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है. ओनली MD, होल टाइम डायरेक्टर एंड CS हैव टू साइन. दे विल हैव टू साइन. तो यहाँ पर और इस कंपनी में CEO भी है, CS भी है, इन सबको ही साइन करना पड़ेगा. डेफिनेटली CEO को साइन करना है, CS को तो साइन करना ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये दोनों डायरेक्टर साइन कर लेते हैं तो भी चलेगा, या फिर अगर एक MD और एक और कोई डायरेक्टर साइन कर लेता है तो भी चलेगा. तो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ CEO नहीं है. ओके, 2 डायरेक्टर्स तो हैं, एक CS भी है बट CEO नहीं है.
ओके, सेकंड ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम मस्ट साइन। ऑल ऑफ देम मतलब ये एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएस, ये सबको साइन करना है। तो यस, दिस सीम्स लाइक अ करेक्ट आंसर। यहाँ 2 डायरेक्टर्स हो जाएंगे जिसमें से एक एमडी हो जाएगा, ठीक है, और एक होल टाइम डायरेक्टर हो जाएगा, प्लस सीएस भी है, सीईओ भी है। सो आवर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एमडी, ओके, सीईओ एंड सीएस अलोंग विथ 1 अदर डायरेक्टर। ये कह रहा है कि 2 डायरेक्टर्स जिसमें से एक एमडी है, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट एक सीईओ है, सीएस है। तो इट सीम्स लाइक दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी, विच इज बी और सी। ओके, नेक्स्ट 7th question. Company has to spend an amount of 1.5 crore rupees under the provisions of section 135. Company created an educational center for the children, for the education of the children of its employees and directors along with other people in the society who seek education. Is this as per the provisions of section 135? एक कंपनी है, उसको सीएसआर करना जरूरी है, 1.5 करोड़ स्पेंड करना जरूरी है, लेट्स से दैट इज 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अब ये कंपनी सोच रही है कि कैसे स्पेंड करें, तो इसको एक्टिविटीज डिसाइड करनी होंगी। एक्टिविटी में इसने डिसाइड किया है कि भाई हम एक स्कूल या कुछ एजुकेशन सेंटर प्रोवाइड करेंगे और उस एजुकेशन सेंटर में हमारे खुद के एम्प्लॉयज, हमारे खुद के डायरेक्टर के बच्चे जाएंगे, और भी लोग आ जाएंगे, बट हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे भी जाएंगे। क्या ये एक सही तरीका है सीएसआर स्पेंड करने का, अमाउंट स्पेंड करने का? वेल द आंसर इज नो। सीएसआर अमाउंट हैज टू बी स्पेंड फॉर द सोसाइटी। अपने खुद के एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स के बेनिफिट के लिए या उनकी फैमिलीज के बेनिफिट के लिए हम इस अमाउंट को स्पेंड नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नो, विच इज बी। दिस इज एज पर सेक्शन नंबर 135. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. A housing finance company has to file its financial statement in dash. ओके, सो यहाँ हम सेक्शन 137 की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम यहाँ XBRL रूल्स की भी बात कर रहे हैं। ये बेसिकली बोल रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे फाइल करना है। ऑप्शंस देखें, या तो उसे XBRL मोड में फाइल करना है, या इट हैज टू फाइल इन नॉर्मल मोड एज पर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट। थर्ड इज फिजिकल फॉर्म बाय सबमिटिंग इट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एंड देन फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। अपेरेंटली नन ऑफ द अबव तो क्लियरली रॉन्ग है। नाउ अगर आपको XBRL रूल्स का नॉलेज रहेगा, ध्यान रहेंगे, तो वहां क्लियरली लिखा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रूल। उनको XBRL फॉर्मेट में फाइल करने की जरूरत नहीं है, उनको रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो हियर योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, दैट इज दे विल हैव टू फाइल इन द नॉर्मल वे एज पर देयर स्टैट्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9. The company fails to spend the money as per the provisions of section 135 of the Companies Act. It shall. ठीक है, तो एक कंपनी है, उसको सेक्शन 135 को फॉलो करना है, सीएसआर का अमाउंट स्पेंड करना है सोशल एक्टिविटीज पे, पर इस कंपनी ने नहीं किया, तो अब उस कंपनी को क्या पेनल्टी पड़ेगा, या अब उस कंपनी के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, सो सेक्शन 135 में हमने बहुत क्लियरली समझा था कि अगर अमाउंट स्पेंड नहीं होता है तो उसकी डिटेल्स को बोर्ड रिपोर्ट में लिखना जरूरी है। क्यों कंपनी ने स्पेंड नहीं किया अमाउंट, वो रीजंस जस्टिफाई करना, लिखना जरूरी है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर वो डिस्क्लोजर भी नहीं किया, तब जाके कंपनी को पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, सो डायरेक्टली पेनल्टी नहीं है अगर किसी कंपनी ने सीएसआर एक्टिविटी नहीं किया तो। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली वील हैव टू सिलेक्ट द आंसर ऑल्सो। सो ऑप्शंस आर the company shall be liable for penalty, company shall have to report the reasons in the board report, company will have to take approval of the central government, company will have to spend the money in the following financial year. So यहाँ पर आपका correct answer is going to be B. अगर CSR अमाउंट स्पेंड नहीं किया तो आपको उसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है इन द बोर्ड रिपोर्ट। ओके, पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी लगती है अगर बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर नहीं किया तब। अभी आखिरी क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, लेट्स रीड दिस. In the annual general meeting of the company held on 30th July 2019, ordinary resolution is not passed for the approval of the financial statement. Then the company shall. Okay, so financial statement को approve करना जरूरी है, हमें पता है, but approval नहीं मिला, AGM के अंदर ordinary resolution पास ही नहीं हुआ, तो हमारी financial statement approve ही नहीं हुई, तो उसके बाद आगे क्या किया जाएगा? Let's read the options here. Hold another meeting to approve the financial statements and submit the approved financial statement to the registrar. कंपनी को नई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करके फिर उनको आरओसी को सेंड करना है।
Second option is hold another meeting for approval of the financial statement and submit provisional financial statement to the registrar of companies. इसमें लिखा है कि भाई नई जनरल मीटिंग रखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करवाओ, बट तब तक के लिए प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी को सबमिट करो. ओके, submit the provisional financial statement of the company to the registrar and circulate them among the members. थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई अगर अप्रूवल नहीं भी हुआ एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोविजनल बेसिस पे बनी हुई है उसको आरओसी को भी भेज दो और मेंबर्स को भी भेज दो. ओके, सो दिस इज तो वेरी क्लियरली रॉन्ग. नेक्स्ट, टेक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके फाइनल कर दो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको. ठीक है, सो अगेन दिस इज रॉन्ग. सो देखिए सेक्शन 137 में इसकी डिटेल्स लिखी हुई है. सेक्शन 137 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अप्रूव हो जाती है एजीएम के अंदर तो 30 डेज के अंदर उसे आरओसी के पास सबमिट करना रहता है. अगर अप्रूव नहीं होती है तो भी प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी को सबमिट करना होता है 30 दिन के अंदर, और फिर एक और जनरल मीटिंग में दोबारा से उसे अप्रूव करवाकर एंड देन फाइनली जो अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी आरओसी को सबमिट करना होता है. ओके, सो हियर योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी. होल्ड अनदर मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सबमिट द प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी. So with this we have completed all of these MCQs. इससे हमारा पूरा चैप्टर का क्विक रिविजन हो गया है. I hope these MCQs were helpful for you. So if they have helped you in any way, make sure please hit that like button. Also अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please subscribe to this channel and share it with your friends. इफ यू हैव एनी मोर रिक्वेस्ट, कुछ कमेंट्स लिखने हैं या कोई और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखो. आई रियली लव टू सी योर कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.